दोस्तों मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ये नेट जेआरएफ, बार्क और टीएफआर और गेट और जेस्ट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिंपल ट्रिक्स और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स अगर समझ लेते हो तो आप किसी भी एग्जामिनेशंस में आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होगा उसे हम एफ जेड से बिलोंग करते हैं और वो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना होगा। यहाँ पे क्या है, यू क्या है, मेरा एक रियल पार्ट है एक फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और वी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर एफ जेड जो है वो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इस टाइप का है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, तो आप इस फंक्शन में समझ सकते हैं कि u और v क्या है। जो रियल पार्ट है इस फंक्शन का वो u है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो v है। तो हमें ये पता करना होगा एनालिटिक में कि कोई भी फंक्शन मेरा एनालिटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि किसी भी फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए 3 शर्त हैं। पहला शर्त यह है कि द फंक्शन शुड बी डिफाइंड। फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है। दूसरा जो पॉइंट है वो कह सकते हैं कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, उस पॉइंट पे ही द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। और तीसरा क्या है, फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन मेरा एनालिटिक है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मुझे चेक करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज की जेड नॉट, तो हमें ये चेक करना है कि जेड इक्वल टू जेड नॉट पे मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है कि नहीं है। डिफाइंड है का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू उसकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। अगर डिफाइंड है तो उसके बाद हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों ही कंडीशन किसी भी फंक्शन के लिए अगर फुलफिल्ड होती है तभी जाकर के वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा एनालिटिक होगा। ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे था कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को चेक कर रहे हैं। अगर फंक्शन को पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में चेक करना है कि जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे फंक्शन को कॉची रेमन इक्वेशन से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और कॉची रेमन कंडीशन क्या है वो आप देख सकते हो कि अब टू चेक द फंक्शन टू बी एनालिटिक in entire complex plane, it should satisfy CR equation, satisfy Cauchy-Riemann condition। अब Cauchy-Riemann कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास वही एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी आयोटा वी, इस फॉर्म में है, तो कॉची रेमन कंडीशन कहता है कार्टेशियन फॉर्म में डेल यू बाई डेल एक्स जो है अगर वो डेल वी बाई डेल वाई के बराबर है, एंड डेल यू बाई डेल वाई जो है अगर वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये था हमारा जो कॉची रेमन कंडीशन थी वो कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आपको इसे पोलर फॉर्म में अगर आपके पास फंक्शन दिया रहे, अगर वो आर और थीटा के फॉर्म में दिया रहे, तो आपको कॉची रेमन कंडीशन जो है वो पोलर फॉर्म में भी याद होना चाहिए। और सीआर इक्वेशन जो कॉची रेमन उसमें फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में तो ये था, और पोलर फॉर्म में जो है वो इस टाइप का है 1/r del v by del थीटा
और जो है डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। तो ये कंडीशन जो है ये भी सीआर इक्वेशन है और ये कंडीशन जो है वो भी एक सीआर इक्वेशन है। फर्क बस इतना है कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये जो है पोलर फॉर्म में है। तो किसी भी फंक्शन को थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर हमें ये चेक करना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, इसके लिए सीआर इक्वेशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये इस्तेमाल करोगे आप, और अगर पोलर फॉर्म दे रखा है आर और थीटा के फॉर्म में दे रखा है तो आप सीआर इक्वेशन ये यूज करोगे। तो किसी भी फंक्शन को आप एनालिटिक है नहीं है अगर एग्जाम में दिया गया है तो आप सीधे इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके उसे चेक कर सकते हो आपकी एनालिटिक है कि नहीं है। और एक ट्रिक भी है हमारे पास में, जो ट्रिक अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप उसे मेमोराइज कर लेते हो और तो आपसे वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं। आपको सीआर इक्वेशन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपको सिंपल उस ट्रिक को ध्यान में रखना है और आपसे उस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान में रखोगे। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर जेड आता है और उसका पॉजिटिव इंटीजर पावर आता है तो आप देखते ही वो फंक्शन कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। अगर किसी फंक्शन में जेड बार आता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड आता है, और या फिर कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर पावर ना होकर के नेगेटिव इंटीजर पावर आता है या फ्रैक्शन पावर आती है, तब भी आप कह सकते हो कि वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इफ फंक्शन कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ जेड, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ जेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जेड आना चाहिए और उसका पॉजिटिव इंटीजर पावर आना चाहिए। इफ ए फंक्शन कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ जेड देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज एनालिटिक, इज एनालिटिक। इफ जेड बार कम्स देन नॉट एनालिटिक। बस आपको ये याद रखना है कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है, अगर उसके अंदर जेड आता है और उसके पॉजिटिव इंटीजर पावर आते हैं तो वो एनालिटिक होगा, और अगर जेड बार आ जाता है या फिर हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव फ्रैक्शंस में पावर आ रही है या नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तब हम कह सकते हैं वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जो CSIR और नेट में पूछा गया है। उससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारा जो ट्रिक है वो हर जगह काम आ सकता है कि नहीं काम आ सकता है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये नेट 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसमें क्या कर रखा है कि 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एनालिटिक फंक्शन है। तो सबसे पहला हमारे पास ये दे रखा है 3 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 7। दूसरा जो दे रखा है 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4। और तीसरा जो दे रखा है इसके साथ ये भी दे रखा है 7 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 3। और तीसरा दे रखा है 1 माइनस 2x माइनस आयोटा वाई की पावर 4, 3 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 3। और चौथा दे रखा है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 की पावर हाफ। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस है और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, इनमें से कौन सा फंक्शन एनालिटिक है। तो बेसिक सा फंडा है कि अगर आपको ये पता करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो सबसे पहले तो ये था कि आप इसे कॉची रेमन इक्वेशन से सेटिस्फाई करा के कर सकते थे। लेकिन कॉची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ता और उसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने पड़ते। फिर आप डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई लगाते, फिर आप देखते कि वो इक्वल है सीआर इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब तो आप कह सकते थे कि एनालिटिक है कि नहीं है। लेकिन अगर आप इसको
लंबा करोगे, इसको खोलोगे और फिर रियल इमेजिनरी पार्ट ले जाकर के सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराओगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो अगर आपको जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर जेड आता है और उसका पॉजिटिव इंटीजर पावर आता है तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा, और जेड बार अगर किसी फंक्शन में आ जाता है या फिर उसका नेगेटिव इंटीजर पावर आता है या फिर फ्रैक्शन में आता है तो वो नॉन एनालिटिक होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहां पे ये देखिए कि 3 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आपको पता है कि जेड जो है होता है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जेड बार जो होता है वो एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो कि एक्स माइनस आयोटा वाई आ रहा है, तो यहां पे क्या आ गया हमारा जेड बार आ गया। ठीक है, तो जेड बार आ गया, तो पहले को तो मैं कह सकता हूं भाई ये एनालिटिक नहीं है। अब इसमें देखो एक्स प्लस आयोटा वाई आ रहा है, इसका मतलब जेड आ रहा है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तब भी एक्स प्लस आयोटा आई आएगा, इसमें भी जेड आ रहा है। तो और पॉजिटिव पावर भी आ रही है इंटीजर की, तो 4 और 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर पावर है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जेड भी आ रहा है और इनका पॉजिटिव इंटीजर पावर भी आ रहा है, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि ये एनालिटिक होगा। अब इस वाले केस में देख लीजिए, यहां तो अगर माइनस कॉमन ले ले तो जेड तो आ रहा है। अब यहां पे जो है इस सी वाले पार्ट को आपको देखो, यहां पे क्या है 1 माइनस 2x माइनस आयोटा वाई की पावर 4 है। अगर मैं इसको खोलता हूं तो 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4 हुई। तो 1 माइनस एक्स को जो हम है वो ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, ये जेड आ गया, और एक्स की जगह मैं जेड प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकता हूं। तो इसके अंदर क्या आ गया, जेड बार आ गया, और इसके मल्टीप्लाई में जेड है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस फंक्शन में जेड बार आ चुका है, तो ये फंक्शन तो एनालिटिक नहीं हो सकता। इस वाले में भी देखिए क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई तो आ रहा है, मतलब जेड तो आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं आ रही है। यहां पे पावर जो है वो फ्रैक्शंस में आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये भी एनालिटिक नहीं हो सकता। तो सिंपल सा वो वाला लॉजिक हमने लगाया, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में नहीं तोड़ना पड़ा, और हमारा सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये ट्रिक हमेशा काम आएगी, आप किसी भी प्रॉब्लम में उठा के देख लो। इवन टीआईएफआर जस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और आप आंख बंद करके सीधे जेड और जेड बार ढूंढ करके पॉजिटिव इंटीजर पावर ढूंढ करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ कॉची-रीमन कंडीशन। आप इससे सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, ये तो 2011 में पूछा गया था नेट में। एक और क्वेश्चन जो कि जून 2013 में नेट के एग्जाम में पूछा गया था, वो ये नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा एनालिटिक नहीं है, कौन सा एनालिटिक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए इन्होंने यहां पे फिर से, x प्लस आयोटा वाई माइनस 8 की पावर 3, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई की पावर 7, बी जो है x प्लस आयोटा वाई की पावर 7, 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 3, सी जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 3 की पावर 5, और जो डी है 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4 और 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 6। अब इसमें यह पूछा गया है कि एनालिटिक कौन सा नहीं है। तो अब आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और चारों में पूछा गया है कि इनमें से एनालिटिक कौन सा नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमने कंसेप्ट बताया है कि जेड बार अगर आता है उसका पॉजिटिव इंटीजर पावर आता है तो वो एनालिटिक होगा। जेड बार आता है या कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शन पावर आता है, तो वहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं एक बाय एक।
पहला वाला देख लो आप, x प्लस आयोटा वाई आ रहा है, करेक्ट, इसका मतलब यहां पे z आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो आप ये समझो कि ये जो चीज होती है ये जेड स्क्वायर है। कैसे जेड स्क्वायर है, जेड हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई है, और जेड स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जब हम इसको खोलेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जा रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो यहां पे क्या है, जेड आ रहा है और जेड की पावर आ रही है, वही पॉजिटिव आ रही है, इंटीजर पावर आ रही है। तो यहां पे तो हमें कोई जेड बार नहीं मिला, और जो भी जेड की पावर रही है वो पॉजिटिव इंटीजर पावर रही है। तो इसका मतलब ये तो भाई एनालिटिक है। यहां पे देख लो, एक्स प्लस आयोटा वाई आ रहा है, फिर से जेड आ रहा है, और पावर भी 7 आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो एक्स प्लस आयोटा वाई फिर से आ रहा है, और क्या आ रहा है, इसका मतलब जेड आ रहा है, और पावर भी 3 आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारा एनालिटिक है। यहां पे फिर से देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 3 की पावर 5 है। तो अब ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी इस क्वेश्चन में यहां पे माइनस है, ठीक है। अब हम सी वाले को चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। फिर से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर बोल सकते हैं। अब जेड स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसकी पावर कितना आ गई, 5 आ गई। तो फिर हमारे पास फिर से क्या चीज हो गई कि हमारे पास जेड भी आ रहा है, उसकी पॉजिटिव इंटीजर पावर आ रही है, तो इसको मतलब ये भी एनालिटिक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कि यहां तो जेड आ रहा है, लेकिन यहां पे जेड नहीं आ रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4 बन जाएगा ये चीज। तो यहां पे क्या हो गया, 1 माइनस जेड बार की पावर 4 आ गई। तो इसका मतलब जेड बार आ चुका है, तो इसका मतलब है कि डी वाला जो है वो एनालिटिक नहीं है। आप देखो कि कितना सिंपल आपने फंडा लगाया और आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया है। तो देखो दोस्तों, मतलब नेट जेआरएफ में अगर आज बहुत सिंपल चीजें कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप मतलब क्वालिफाई कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और बस ये है कि जो सिंपल ट्रिक्स हैं और जो सिंपल कंसेप्ट्स हैं और जो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, अगर आप उनको नहीं कर रहे हो, लेकिन सिंपल और जो ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन आपको उस पर कमांड है, तो आपका नेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है वो सब आनी चाहिए आपको। आप हार्ड छोड़ दो, लेकिन जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जिसमें आपको कम टाइम कम दिमाग लगाना पड़ता है, वो आपके 100% होनी चाहिए, तो आपका 100% क्वालिफाई हो सकता है। आप देख लो कि 2 क्वेश्चंस आप मतलब बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट से कर सकते हो, आपको डिटेल में नहीं जाना। अगर इस क्वेश्चन को भी आप सीआर इक्वेशन से सेटिस्फाई कराते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और आपका कम से कम 10 मिनट चला जाता और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता 100%, ठीक है। अब क्या है कि एक प्रॉपर्टी और है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी आपको मतलब मेमोराइज करना है। देखो कोई चीज मतलब आपको मेमोराइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर आप उसके डेरिवेशन, उसके डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उसको आप समझ लो, उसको आप मेमोराइज कर लो, और उस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को आप कहीं पे क्वेश्चंस में एज ए प्रॉपर्टी यूज करके आप क्वेश्चन को एज सिंपल एज पॉसिबल बना सकते हो। तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन, satisfies लैप्लेस इक्वेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट भी सेटिस्फाई करेगा, डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये क्या है, हमारे पास में एक लैप्लेस इक्वेशन है जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन इसको सेटिस्फाई कराता है। तो आपको ये भी कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ सकता है और आपके क्वेश्चंस इसलिए बन सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रहती है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप देखिए क्वेश्चंस अभी 2017 में आया हुआ था नेट में, और उसको आप बेसिकली बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। नेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। हाँ, क्वेश्चन इस टाइप का था कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका रियल पार्ट दे रखा है उन्होंने, u x y इज इक्वल टू e की पावर ax cos ऑफ by, ये दे रखा है और बोल रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब कह रखा है द फंक्शन एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक एवरीवेयर, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक एवरीवेयर इफ, ऑप्शन दे रखे हैं b इक्वल टू 0, b इक्वल टू प्लस माइनस a, c इक्वल टू b, c जो है वो b इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई a, और जो d दे रखा है वो दे रखा है a प्लस माइनस 2 पाई। तो दोस्तों मतलब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके पास रियल पार्ट दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का, और वो कह रहा है कि ये फंक्शन जो एफ जेड है वो एनालिटिक होगा एवरीवेयर अगर इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या ऐसा दिमाग लगाएं कि हमें वो कंडीशन पता चल जाए। तो आपको रियल पार्ट दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का, तो हमें ये तो पता है ना कि कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। तो आप सिंपल क्या करो, ये यू एक्स वाई दे रखा है, इसका लैप्लेस इक्वेशन देख लो। तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए लैप्लेस इक्वेशन की कंडीशन। उसमें हम रख के देखते हैं कि ये उसको सेटिस्फाई 100% करेगा, तो वहां से हमें यहाँ पे एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन, सॉरी मैंने ये मिटा दिया। हमारे पास रियल पार्ट जो था u x y इक्वल टू e a x cos ऑफ by दे रखा था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं सबसे पहले कि लैप्लेस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई कराना चाहिए था। तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन बोल रखा है क्वेश्चन में कि एनालिटिक है और कह रहा है कि थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एनालिटिक है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, देखते हैं वो कितना आता है। जब डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं तो ये e की पावर ax cos ऑफ by, और यहाँ पे एक a हमारा बाहर आ जाएगा, करेक्ट। और जब मैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करूंगा तब मेरा फिर से a स्क्वायर e की पावर ax cos ऑफ by आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा और e की पावर ax और cos by रहेगा, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि आप cos का करोगे तो साइन आएगा, साइन आएगा, और साइन का करोगे तो माइनस कॉस आएगा। तो आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो है ये आएगा, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो आएगा वो ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं इस कंडीशन, मतलब ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर रख देते हैं लैप्लेस इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर e की पावर ax कॉस ऑफ मेरा आ जाएगा ये कॉस ऑफ by। और एक बार हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो e की यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b स्क्वायर e की पावर ax
कॉस ऑफ बी वाई इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये और ये तो दोनों कॉमन है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी वाई तो कॉमन ही हो गया इन दोनों में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चाहे ये पोर्शन 0 होगा चाहे ये पोर्शन 0 होगा, तो अगर हम दोनों में से कोई एक पोर्शन 0 होगा ही, और तो अब ए नॉट इक्वल टू 0 तो हमें ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा कि ये 0 होगा। तो हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर 0 के बराबर पुट करते हैं तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस बी आ गया। तो अगर जब ए इक्वल टू प्लस माइनस बी आता है तभी जाके लैप्लेस इक्वेशन ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि चूंकि इसने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है तो उसको लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और जब लैप्लेस इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो वहां से हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो अब यहां पे आपने क्लियरली देख लिया कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस कितने आसानी से करने को मिल गए हैं। अब एक चीज और थी इसमें कि एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि आपको क्या दिया रहेगा, रियल पार्ट दिया रहेगा गिवन, और आपको इमेजिनरी पार्ट बोलेगा निकालने के लिए। तो और बोलेगा ऑलरेडी से कि एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का हमें रियल पार्ट दे रखा है, हमें इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट दिया हो और हमें रियल पार्ट निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, और कोई एक नेट का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये जेस्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको देख लेते हैं हम सीधे। ये जेस्ट 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास u दे रखा है, और u दे रखा है इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। u दे रखा है हमें, v पूछा गया है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है। तो जब कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है तो फिर हम एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में सीआर इक्वेशन की मदद लेते हैं। सीआर इक्वेशन में क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स जो था मेरा वो डेल वी बाई डेल वाई के बराबर था, और डेल यू बाई डेल वाई जो था मेरा वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर था। तो अब हम क्या करते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं हम, और डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल सकते हैं, और फिर उसे हम डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स के इक्वल रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स को मैं निकालता हूं, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2x प्लस 4 इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई आ गया। क्लियर। जब मैं डेल यू बाई डेल वाई निकालता हूं तो वो कितना आ गया, माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्चुअली 2y माइनस 2 हो जाएगा, और यहां से ये माइनस भी गायब हो जाएगा। अब देख लो क्या करना है कि अब इसको हम क्या करते हैं, डेल वाई उधर ले जाते हैं और इसे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो v जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 2xy प्लस 4y प्लस c। यहां से v ये निकल के आ गया, वहां से v जो निकल के आएगा 2xy माइनस 2x प्लस c। आपको क्या करना है, डेल y को आप उधर ले जाइए और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहां पे डेल x को आप इधर ले जाइए और फिर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको v निकल के आ गया। इस केस में इस वाले तरीके से किया तो 2xy प्लस 4y प्लस c, इधर से किया तो 2xy माइनस 2x प्लस c निकल के आ गया। तो अब आपको फाइनल v जब भी लिखना हो तो आपको क्या दिमाग में लाना है कि इन दोनों में से जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है और बाकी सबको एक एक बार लिखना है। क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और बाकी को एक एक बार लिखना है। तो इन दोनों में 2xy कॉमन है तो उनको तो मैं एक बार ही लिखूंगा 2xy। फिर हमारे पास बचा क्या, 4y और माइनस कितना बचा हमारे पास 2x और प्लस एक कांस्टेंट हो गया c। तो हमारे पास जो v निकल के आया वो हमारे पास ये है 2xy प्लस 4y माइनस 2x प्लस c। तो आप ये देख लो क्लियरली कि जेस्ट 2015 का क्वेश्चन था, आपसे कितने आसानी तरीके से हो चुका है ये क्वेश्चंस।
तो ये काफी आसान है आपके लिए अगर आप सिंपल थोड़े से लॉजिक और कंसेप्ट्स लगाते हो, और ये आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आता है किसी भी एग्जामिनेशंस का, और अगर आपके फंडे एनालिटिक फंक्शन के क्लियर है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका मतलब किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा। बस 2 छोटे से पॉइंट्स और आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंगुलरिटी क्या होती है, पोल क्या होती है, और हम रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने ये देख लिया कि हमने इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है, हमें एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करना है। तो और यहाँ पे हमें एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज आपको बहुत क्लियरली बता दी थी कि एनालिटिक का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है कि नहीं है, या डिफरेंशिएबल है, या कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बोलोगे कि मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का अगर हो 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब, तो यहां पे अगर आप इस वाले फंक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर मैं ये कहूं कि z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पे आप देख लो क्या ये इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी बन गया, ये 0 बन गया। तो z इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब z इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। अगर आपका z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब z इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। किसी और पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, लेकिन z इक्वल टू 0 के लिए आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू अगर z की पावर हाफ है, करेक्ट, z की पावर हाफ है। अभी तो ये फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, 0 आ रहा है इसका आंसर। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं इसका तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा और z की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 अंडर रूट z आ जाएगा। अब आप देखो कि z इक्वल टू 0 पे इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब आप z इक्वल टू 0 रखोगे तो ये फंक्शन फिर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो z इक्वल टू 0 पे नहीं डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। तो दोस्तों आपको दोबारा एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, एनालिटिक फंक्शन पता करने के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स लिए थे। कैसे आपको पता करना है कि एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है। सबसे बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि अगर कोई भी फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप सीआर इक्वेशन के साथ देखते हो, अगर वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो वो एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि अगर z आ रहा है किसी फंक्शन के अंदर और उसका पॉजिटिव इंटीजर पावर आ रहा है तब वो एनालिटिक है। अगर z बार आ रहा है या पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन आ रहा है, तो वो एनालिटिक नहीं है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था कि अगर आपको u दे रखा है, v निकालना है, v दे रखा है, u निकालना है, तो आप कैसे करोगे। तीसरा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखना है कि मेरा फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, आपको कैसे करना है, वो आपने क्लियरली देख लिया। और चौथा पॉइंट मैंने एक चीज बताया था कि रियल और इमेजिनरी पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइज लैप्लेस इक्वेशन। और अगर लैप्लेस इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी आपको पता चल सकता है कि किस कंडीशंस में है और किस क्राइटेरिया के थ्रू हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, वो भी हमने एक एग्जांपल करके देख लिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रेसिड्यू निकालना, पोल और सिंगुलरिटी क्या होते हैं और टेलर और लॉरेंट सीरीज के बारे में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है जो किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में फिर से आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।